हेलो स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूँ आप अच्छे होंगे। बेटा एक डाउट आया था आप लोगों का नोट्स के रिगार्डिंग, नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब वीडियो देखते हैं तो आप साथ के साथ उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और फिर बाद में उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। बेटा जितना मैं इसमें लिख कर आपको बता रहा हूँ वही आपके नोट्स हैं, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और फिर भी मान लो आपको इसमें सहूलियत नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर। उसमें हमने क्या किया था, थोड़ा याद करो आप। एक वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया था, मतलब आपको ए गिवन है और आपने उसको ए वाई और ए एक्स में रिजोल्व कर दिया था। इसके लिए क्या किया था आपने एक ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ किया था जिसके लिए ये वेक्टर ए डायगोनल है, ठीक है। उस पैरेललोग्राम में वेक्टर ए क्या होगा, डायगोनल होगा। तो दो साइड्स उस पैरेललोग्राम की क्या हो जाएंगी, उसके दो कंपोनेंट, मतलब ए एक्स और ए वाई मिलकर सेम काम करेंगे जो कौन कर रहा था, ए वाई। और साथ के साथ आपने देखा था कि इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेललोग्राम बनाई जा सकती हैं जिसका डायगोनल ए हो, लेकिन हम इंटरेस्टेड किस में हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। यहाँ पर नोट करें आप, जो वेक्टर है वो गिवन है किस एक प्लेन में, और वो कौन सा प्लेन है बेटा, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जेड में इसका कोई भी रोल नहीं है वेक्टर ए का। लेकिन मान लो एक वेक्टर आपको 3D स्पेस में गिवन हो, जैसे आपका रूम का डायगोनल, वहाँ उस तरीके से आप सोचिए एक वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं तीन कंपोनेंट में। डेट इज़ एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग होगा, एक वाई के लॉन्ग होगा और एक किसके लॉन्ग होगा, जेड के लॉन्ग, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल। मतलब एक वेक्टर है और वो 3 डायमेंशन में है, उसके कंपोनेंट हमें देखने हैं, ठीक है। तो पहले एक 3 डायमेंशन स्पेस बना लेते हैं बेटा। मैंने क्यूब तैयार किया है, ठीक है। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, क्लियर है बात आपको। अब इस चीज़ को समझिए पहले आप। ये वेक्टर ए दे रखा है मेरे को, अगर आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, ये वेक्टर ए मेरे को गिवन है। ओ ए बी सी पीछे वाला सिरा है और डी ई एफ जी आगे वाला फेस है क्यूब का, ठीक है। क्यूब लिया मैंने 3D स्पेस के लिए, और पीछे वाले फेस के इस पॉइंट को आगे वाले फेस के ई पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। डेट इज इट इज़ माई वेक्टर ए। ये 3D स्पेस में आ गया बेटा, आप समझ सकते हो। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गई, जेड एक्सिस। अब इस ए को मेरे को रिजोल्व करना है 3 कंपोनेंट में, ठीक है। तो पहले जो हमारा बेसिक तरीका था कि आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है जिसके लिए ए क्या हो, आपका डायगोनल हो, वही से स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं एक लाइन ये खींच दूं और एक लाइन ये ज्वाइन कर दूं, तो आप बोल सकते हो कि ओ ए ई एफ एक आपका पैरेललोग्राम है जिसका ए क्या है, आपका डायगोनल है। मतलब ए को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, किसमें, बी में और सी, ठीक है। A is diagonal of a parallelogram O A E F. So A can be resolved into 2 components B and C. Now look at the C. C is also a diagonal of a parallelogram O C F G. ठीक है कि नहीं बात आपको। तो इसको भी किस किस में तोड़ा जा सकता है बेटा, D और E में तोड़ा जा सकता है। तो C को मैंने क्या लिख दिया, D और E लिख दिया, क्लियर है। तो इस C को मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, तो A वेक्टर कितना हो जाएगा मेरा, B प्लस D प्लस E, क्लियर है बात आपको। अब आप थोड़ा नोट करें, ये B क्या है, B इज़ नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ A अलोंग Y एक्सिस, यस और नो। देखिए आपने A को B D E लिख दिया है, B प्लस D प्लस E लिख दिया है, ठीक है। बी को देखें, ये क्या है, ए का कितना इफेक्ट है अलोंग वाई एक्सिस, ये है। डी को देखें, डी क्या है, ए का इफेक्ट और कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, और ई को देखें, ए का इफेक्ट है अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है नेट इफेक्ट और कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। एंड दिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब इसको मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, डेट इज, अब मैंने डी को वेक्टर डी को क्या लिख दिया,
कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग दी एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से इसको अलोंग दी वाई एक्सिस एंड इसको अलोंग दी जेड एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं बेटा, और ये डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने इनको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है बात आपको समझ में आ गया है कि एक वेक्टर जो कि 3D में है उसको एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के अलोंग देखिए और यूनिट वेक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अब आपको निकालना है कि इस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, कैसे ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मान लीजिए आपको ये फॉर्म दे दी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया, जो भी हो एक्स वाई जेड आपको फॉर्म दे दी है और बोला गया कि आपको मैग्नीट्यूड बताना है इसका। कैसे निकालते हैं, अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा। अगर आप सोचो, अगर आपको बी सी गिवन है और बी सी आप ध्यान से देखोगे कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन के ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी का नेट इफेक्ट क्या है, ए। जो काम ए कर रहा था वही काम कौन करेंगे, बी और सी मिलकर। तो मतलब बी सी का वेक्टर एडिशन आपको क्या दे देगा, ए दे देगा। ठीक है, तो ए इज रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी एंड बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। तो मैं बी सी के लिए वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरे को ए मिल जाएगा। ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc cos 90, क्योंकि बी और सी के बीच में एंगल 90 है एंड दिस टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। नाउ अब आप सी इस वेक्टर सी को देखें। सी इज द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर डी एंड ई। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ ई और डी का रिजल्टेंट क्या है, सी है। क्लियर है, और नोट कीजिए डी और ई भी परपेंडिकुलर हैं क्योंकि एक्स और जेड एक्सिस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो नाउ वेक्टर सी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ई एंड डी विच आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मैं सी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो सी को मैंने लिख दिया है आपका वही डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर, और जो लास्ट वाली टर्म है cos 90 वाली मैंने वो लिखी नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, 0। तो आप स्क्वेयर कीजिए दोनों तरफ, तो सी स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर। क्लियर है, नाउ आप नोटिस कीजिए आपके पास ए क्या था, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इस सी स्क्वेयर को मैं इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ए आपके पास आ जाएगा अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको, यानी कि अल्टीमेटली अब आपको पता है कि आपका जो डी है वो और कुछ नहीं है, वो ए एक्स है, बी क्या है, ए वाई है, और ई है वो है ए जेड। तो आपको वो पुट कर देने हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर यहाँ पर 2, 3 या 5 कुछ भी गिवन हो और उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आपको ये चीज़ करनी है, डेट इज़ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर दी रूट। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब आपको वेक्टर रेजोल्यूशन इन 2D भी आ गए हैं समझ में और 3D भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक बार अगर वेक्टर एडिशन अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ तो कैसे होगा उसको और देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अब समझ में आ जाएगी। ये क्या शो कर रही है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, 9 है आपका वाई डायरेक्शन में और 10 है जेड डायरेक्शन में। ये बताना चाहता है ये। अगर आपको इस तरीके से वेक्टर दिया जाए, अभी तक आपको इस तरीके से वेक्टर मैंने नहीं समझाया, अभी तक आपको वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड दिया है और एक डायरेक्शन दी है, लेकिन अब मैं इसमें डायरेक्शन नहीं दूंगा, ये अपने आप डायरेक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, अपने आप शो कर रहा है। तो वेक्टर ए एंड बी दिया गया है मेरे को, ठीक है, और बोला गया कि इनको ऐड कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है बेटा, आपको याद रखना है कि आई वाले में सिर्फ आई वाले का जुड़ेगा, जे वाले में जे को ऐड कर दीजिए और के वाले में के को ऐड कर दीजिए। तो आपका ये कितना आ जाएगा 7, 8 और 9 17, और ये आपका प्लस होगा लेकिन माइनस साइन है तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और आपसे अगर अब इस तरीके से इस वेक्टर का पर्टिकुलर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो 7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से बेटा वेक्टर सब्सट्रैक्शन भी है, ठीक है। ए और बी 2 वेक्टर दिए गए हैं और a माइनस बी पूछा गया है। क्लियर है। तो आपको क्या करना है 10 माइनस 2, ठीक है, 8 माइनस ऑफ -7 along the j एक्सिस और along the y एक्सिस प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। या फिर जो बेसिक आप करते थे क्लास 10 तक, माइनस करते वक्त आप यहाँ पर क्या करेंगे
माइनस का निशान मतलब साइन को पलट देते थे, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 4, या फिर ये तरीका मेरे को ठीक लगता है, दिस माइनस दिस along the I axis, this minus of this, क्लियर है बात आपको, along the J axis and 6 minus 2 along the आपका Z axis। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, A वेक्टर दे रखा है और B वेक्टर दे रखा है, क्लियर है, और A प्लस B पूछा है। अब देखो बेटा, इसमें Z जो Y एक्सिस है उसके अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर एक जीरो वेक्टर आप अज्यूम कर लेंगे, जीरो जे लिख लेंगे, क्योंकि जीरो किसी में ऐड करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने जीरो वेक्टर को याद कीजिए आपको समझाया है कि उसकी सिर्फ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, और यही मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है कि हम उसको कहीं पर ऐड और कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके घटाने और जोड़ने से आपका बदलने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्लियरिटी आ जाएगी अब आंसर कैसे आएगा। तो मैंने 0 जे लिख लिया, तो ये जोड़ने पर 20 आया, ये 8 जे और ये 12 के, क्लियर है। तो जीरो वेक्टर को भी मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको क्लियरिटी देने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ उसका क्या होता है बेटा, मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस होता है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें आज पहले हम टाइप देखते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। देखो, वेक्टर की गुना कैसे कैसे पॉसिबल है पहले वो देख लेते हैं। वेक्टर की गुना एक स्केलर से पॉसिबल है, कैसे मतलब, मान लीजिए एक वेक्टर ए दे रखा है और आपको बोला गया कि 3a बताइए, क्लियर है। तो 3 एक नंबर है और इसीलिए एक वेक्टर की आपने किससे मल्टीप्लाई कर दी, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी। अब जो अगले दो टाइप है उसमें एक वेक्टर की वेक्टर से गुना होगी और इसमें भी एक वेक्टर की वेक्टर से गुना होगी। तो आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें अंतर क्या है। देखिए अंतर है, इस पर्टिकुलर केस में वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको आंसर क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है। स्केलर का मतलब कोई भी एक नंबर, 1, 5, 10, 15, ठीक है। और इस मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर की वेक्टर से गुना होने के बाद एक वेक्टर मिल रहा है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ के साथ क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ मैं, a इंटू बी इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर एक नंबर आ गया जिसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, स्केलर आ गया। और इस स्केलर को आप शो कैसे करते हो, a और b के बीच में एक डॉट लगाकर, ठीक है। और इस केस में देखिए, नीचे वाले केस में a इंटू बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, क्लियर है बात आपको। और इस चीज़ को हम शो करते हैं बीच में एक क्रॉस लगाकर। इसको आप मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको आप क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये वाली चीज़ क्या है, ये आपको अंत में गुना होने के बाद क्या देगी, एक स्केलर प्रोडक्ट देगी, क्लियर है बात आपको। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। और इनके बीच में डॉट हमने लगाया, इसलिए इसको क्या भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। थर्ड वाला केस है, ये आपको मल्टीप्लाई होने के बाद क्या देगा, एक वेक्टर देगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और क्योंकि हमने इसके बीच में क्रॉस सिंबल असाइन किया है तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया। पहले हम देखेंगे एक स्केलर की वेक्टर से टाइप 1 मल्टीप्लाई, फिर हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम आपका ये पार्ट टाइप 1 और टाइप 2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टाइप 1 को देखते हैं बेटा। मान लीजिए एक वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, और उसने बोला आपसे कि फाइंड 5 वेक्टर a, 5a, ठीक है। ये जो आपको समझ में आ गया टाइप 1 है, जस्ट एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी है वेक्टर की। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको हर एक टर्म से उसके मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे आप करते आए हैं। 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10i, 5 3 15j और 25k, ठीक है। अगर आप देखें ये हुआ क्या है, इट इज़ ए वेक्टर। अब जो ये आपका आंसर आया है ना, वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 गुना है किसके, ए वेक्टर से, परंतु डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी आर, जो आपका डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ 5a आर दी सेम, क्लियर है। डायरेक्शन दोनों की सेम है, परंतु इसका मैग्नीट्यूड इससे कितना है, 5 गुना है। चलिए ये देखते हैं, फाइंड 3a। अब -3a निकालना है इसी वेक्टर का, तो -3a से गुना कर दीजिए आप, सबके साथ गुना करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, -6i, -9j एंड -15k, ठीक है। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया बेटा और अंदर ये बच गया, ठीक है। माइनस को मैंने कॉमन आउट ले लिया। तो मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर a का, मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर -3a का 3 टाइम्स है वेक्टर a से,
ठीक है, परंतु डायरेक्शन क्या हो गई है, अपोजिट। मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका माइनस का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, इसको समझिए। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 टाइम है वेक्टर ए से, परंतु आपकी डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपको समझ में आ गया कि गुना करनी है, और अगर प्लस का स्केलर है, मतलब एक प्लस क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन सेम रहने वाली है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर अंतर आएगा। अगर माइनस की क्वांटिटी है, -3a, -3, -5, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आपका चेंज होगा ही जितना कि वो नंबर है, परंतु डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अब इसको समझिए, जो हमने डिफाइन किया है कि ए डॉट बी एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को मैंने क्या लिख दिया है, सी लिख दिया। यानी स्केलर एक नंबर आएगा, कांस्टेंट का मतलब 1, 5, 7, कोई उसकी डायरेक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अभी सी को कैसे निकालना है वो समझना है। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, ठीक है, और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। मैं स्मॉलर एंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, एक इनके बीच में लार्जर एंगल भी हो सकता है, उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हमें कंसिडर कौन सा करना है, स्मॉल एंगल, दिस थीटा। इस बड़े थीटा को आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करना है। तो सी कैसे निकाला जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो सी को निकालने का ये तरीका है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ ए डॉट बी किसके बराबर है, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से आप एक कांस्टेंट जो सी है उसको निकाल सकते हो। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा क्लास 9th को याद करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क को आपने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद करो आप। तो वेक्टर की आपकी फर्स्ट जो लेक्चर है उस पर जाइए, वहाँ पर मैंने वर्क को, वो फोर्स को भी और डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर दिखा रखा है। मतलब वेक्टर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परंतु फोर्स तो एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है और वर्क स्केलर है, तो पक्का इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। अब आप बातों को समझ गए होंगे बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, परंतु उनकी मल्टीप्लाई स्केलर आ रही है, डेट इज़ वर्क। तो पक्का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा प्रोडक्ट रहा होगा, डॉट प्रोडक्ट रहा होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, अगर आपको याद हो इसको बोलते कम्यूटेटिव, है ना, कि भाई ए डॉट बी करूँ या बी डॉट ए करूँ, क्या दोनों बातें एक ही है। चलिए पहले देख लेते हैं, ये वेक्टर ए रहा, ये वेक्टर बी रहा, और ये एंगल रहा मेरा थीटा। अगर मैं बी से ए की तरफ नापूँ एंगल, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन बी से ए की तरफ मापूँ तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा। तो लेट एक बार हम स्टार्टिंग में इसको ट्रू अज्यूम कर लेते हैं। अगर आखिर में ये रहा तो आंसर यस आ जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ आई तो हम नो कर देंगे। तो ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल। अब एंगल ए डॉट बी लेंगे तो ए से बी की तरफ आप मापेंगे, तो ए से बी की तरफ कितना है, -θ है, तो मैंने पुट कर दिया। बी डॉट ए, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और बी से ए की तरफ डेट इज़ आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया मैंने। आपको मैंने बता रखा है कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आप जाकर। ठीक है, तो ये कोस थीटा हो जाएगा, और ये तो सेम चल ही रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सही है। तो जो हमने स्टार्टिंग में जूम किया था वो क्या है, ट्रू है, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, डेट इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। समझ में आई बात आपको। इसी तरीके से ए डॉट बी प्लस सी, अगर मैं बी प्लस सी को, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करूं ए के साथ, या ए को बी के साथ करूं पहले, या और फिर ए को सी के साथ करूं और उनको जोड़ दूं, तो ये भी ट्रू होगा बेटा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब आपका वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, शो करता है। ठीक है, इन सब को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। अब एक एग्जांपल देते हैं बेटा, जितनी हमारी बेसिक नॉलेज बनी है उसके रिगार्डिंग।
एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और एंगल थीटा पर लग रहा है विच इज़ इक्वल टू 30 और बॉडी इस फोर्स के अंडर डिस्प्लेसमेंट कितना कर गई है 5 मीटर का। तो पूछा गया आपसे वर्क डन बताइए। तो अब आपको पता है वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड वो कैसे निकालते हैं, एफ एस कॉस थीटा। फोर्स कितना दे रखा आपको 5, डिस्प्लेसमेंट भी 5 और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो ये लाइन है यही डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, हाँ कि ना, मतलब बॉडी इसके अलोंग ही क्या हो रही है बेटा, डिस्प्लेस हो रही है। समझ में आई बात आपको। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह एज्यूम किया जा सकता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 30, दैट विल बी cos 30। पुट कीजिए एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आई बात आपको। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। वेक्टर ए का अगर मैं उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ, मतलब ए डॉट ए लूँ, तो क्या आंसर आएगा। ए डॉट ए लेते हैं, इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब वेक्टर ए का खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा वो, तो आंसर कितना होगा 0। समझ आ रही है बात आपको। भाई कोई भी वेक्टर अपने साथ ही कितना एंगल बनाएगा 0, तो आपका ये कितना हो जाएगा cos 0 और cos 0 कितना होता है बेटा 1। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए स्क्वायर। इस बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या लिया, एक वेक्टर ए लिया और उसके खुद के साथ ही क्या देखा, डॉट प्रोडक्ट देखा, तो उसका आंसर ये आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे देखते हैं। चलिए अब आपको पता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग हमने यूनिट वेक्टर असाइन कर रखे हैं i कैप, j कैप एंड k कैप। क्लियर है। तो मैं 2 यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ। पहले मैं i का i के साथ ही देखना चाहता हूँ। इसको देखिए आप, अभी बाकी कौन मत देखिए, i का i के साथ ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1। अब आपको पता है कि i का i के साथ एंगल कितना होगा 0, डेट विल बी cos 0, ठीक है। तो आपका cos 0 कितना होता है 1, तो ये आंसर कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से j क्रॉस j का भी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 है और j का j के साथ एंगल कितना होगा 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। और k का k के साथ जो आपका यूनिट वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा 1 होगा। क्लियर है बात आपको। तो आपको ये याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर्स अगर k के साथ लिया जाए, j का j के साथ लिया जाए और i का i के साथ लिया जाए तो उनका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। लेट i का j के साथ लेता हूँ, i का j के साथ, i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन i और j में एंगल कितना हो गया 90, क्योंकि i x के लॉन्ग है और j y के लॉन्ग है, तो एंगल 90 हो गया। तो आपका cos 90 0, तो ये आंसर क्या आ गया 0। j का k के साथ करेंगे तो भी एंगल 90 और k का i के साथ करेंगे तो भी एंगल क्या हो गया बेटा 90 हो गया, ठीक है। ये सारे पेयर बन गए। आप देखो i का मैंने j के साथ भी बना लिया, i का मैंने k के साथ भी बना लिया। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से j का k के साथ भी बना लिया और j का i के साथ भी बना लिया। तो आपको समझ में आ गया कि 2 पर्टिकुलर यूनिट वेक्टर जो कि आपस में परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, और 2 पैरेलल्स वेक्टर का आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो उसका आंसर आएगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 2 यूनिट वेक्टर हैं जो कि पैरेलल्स हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। मान लीजिए वेक्टर ए इस तरीके से मेरे को दिया गया है और वेक्टर बी इस तरीके से मेरे को दिया गया है और मेरे को ए डॉट बी पूछा गया, तो बेटा कायदे से क्या होगा, पहले मैं इसकी इससे गुना करूँगा, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, और सेम इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। अब आप पहले इस केस को देखिए, i को i से गुना करेंगे तो आपको पता है कि आंसर आ जाएगा, है ना। परंतु i को j से करेंगे तो आंसर कितना होगा 0, i को k से करेंगे तो भी आंसर कितना होगा 0। मतलब इस केस में सिर्फ ये पेयर आएगा, है ना। इसी तरीके से j की k से करेंगे आंसर 0, j की k से करेंगे आंसर 0, इसका पेयर इसके साथ बनेगा और इसका पेयर इसके साथ बनेगा। कुल मिलाकर आंसर क्या आने वाला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। समझ में आई बात आपको। इस बात को जो मैंने बताया दोबारा से देखिए आप कि भाई इसका इससे करना, हमें इसका इससे करना है, इसका इससे करना है, परंतु यहाँ पर 2 वेक्टर हैं,
ठीक है। अगर मैं इसका इससे करूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो A1 हो गया, यहाँ पर A1 पुट कर दो, यहाँ पर B2 पुट कर दो, लेकिन एंगल बिटवीन I एंड J तो आपका कितना होगा, सॉरी यहाँ पर पुट करना है, एंगल कितना होगा 90 और cos 90 कितना होता है 0, ठीक है। तो इट विल बी 0 आ जाएगा ये आपका। इसी तरीके से इनका प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा 0, इसका इसके साथ प्रोडक्ट 0 होगा, इसका इसके साथ भी प्रोडक्ट क्या होगा 0। अल्टीमेटली ये पेयर आएगा, ये पेयर आएगा और ये पेयर आएगा। क्लियर है बात आपको? तो डॉट प्रोडक्ट इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर दे रखे हों वेक्टर्स तो कैसे उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई हैं बातें। चलिए एक बात और देखते हैं। मान लीजिए ए डॉट भी 0 दे रखा है, ए डॉट भी 0 दे रखा है, तो मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा 0 होगा। अब ये चीज़ 0 हो उसके लिए 3 कंडीशन है, क्या तो ए 0 हो और क्या क्या हो बी 0 या फिर कोस थीटा 0, ठीक है। मान लीजिए ए और बी 0 नहीं दे रखे हैं तो पक्का कोस थीटा ही 0 होगा, और कोस थीटा 0, कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पर, मतलब ए और बी क्या है परपेंडिकुलर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ए डॉट बी 0 है और ए और बी 0 नहीं है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, परंतु उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो पक्का वो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब इस बात को दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। देखो यहाँ पर मैंने बोला अगर ये है तो ये होगा, तो इसका उल्टा भी सही है कि ए बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा 0, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन क्या है बेटा एप्लीकेशन पार्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये इसकी एप्लीकेशन है। मान लीजिए 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, तो अगर मेरे को उनके बीच में एंगल निकालना हो तो मैं इस टर्म को नीचे ले जाऊंगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा कोस थीटा, एंड अगर मैं थीटा निकाल लूँ तो वो होगा ए और बी के बीच में एंगल। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, बी में मैंने अपनी सहूलियत के लिए 0 वेक्टर का यूज़ किया है, ठीक है, 0 से। ए डॉट भी निकाल लेता हूँ, आपको पता है इसका 2 आएगा, इसका 0 और इसका माइनस 1 की गुना करेंगे तो क्या आएगा 1। ये अल्टीमेटली मैंने क्या किया है, आपका जो अभी आपको पीछे दिखाया था वही यहाँ पर शो हुआ है, ये वाली चीज़ कर रहा हूँ। A1 की A2 से मल्टीप्लाई, तो 2 की इसके आगे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 1 है और ये 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1, उनकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, डेट विल बी इक्वल टू 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पर √6 आएगा। सिमिलरली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी आपका कितना है 3, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 6, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2, ठीक है, तो 3, उस √6 को मैंने स्प्लिट कर लिया √2 इंटू √3 करके, √2 और ये √2 मिलकर कितना हो गया बेटा 2, और इस √3 से एक आपका ये काट दिया मैंने और ऊपर क्या बच गया √3/2। कोस थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पर होती है 30 डिग्री पर, तो मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है 30। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको समझा दिया है पर उसका मीनिंग आपको अभी समझना है, ठीक है। मान लो बेटा एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर बेटा ये बी है, ठीक है, तो ए डॉट बी और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी आपने देखा क्या होता है ए बी कोस थीटा, ठीक है। अब बेटा मैं ए को रिजोल्व करना चाहता हूँ, ए को रिजोल्व कर लिया मैंने, क्योंकि ये थीटा एंगल है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए कोस थीटा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। मैंने वेक्टर ए को 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या कर लिया है रिजोल्व, ठीक है, तो ये ए कोस थीटा हो गया मेरा, ठीक है। तो ए डॉट बी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको बी और ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए ए कोस थीटा है क्या, ए कोस थीटा आपका कंपोनेंट ऑफ ए है अलोंग दी बी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ए डॉट बी जो कि आया था क्या ए बी कोस थीटा, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बी को ए के उस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो जो कि किसके अलोंग हो बी के अलोंग। समझ में आई बात आपको? अब मान लीजिए मैं बी को रिजोल्व कर देता,
ये ए है और बी को रिजोल्व करता है। बी को रिजोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, एक ट्रायंगल एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है जिसके लिए बी क्या हो, डायगोनल। तो मैंने रिजोल्व कर लिया, ठीक है। तो अगर जिसके साथ थीटा होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये बी को रिजोल्व कर लिया मैंने, तो दिस विल बी बी साइन थीटा एंड दिस विल बी बी कोस थीटा। तो अब मैंने क्या कर लिया, बी को अंदर लिख दिया, ठीक है। तो ए और दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दी ए। थोड़ा समझिए इस वीडियो को और इस पॉइंट को खासकर। ए डॉट बी अगर दो वेक्टर हैं और उनका आपने ए डॉट बी लिया है तो इसका एक ही मतलब है कि किसी एक वेक्टर का आपको वो कंपोनेंट लेना है जो दूसरे वाले के अलोंग हो और उन दोनों वेक्टर को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात आपको। अब उसी क्वेश्चन को जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, शुरू में लिया था, उसी को देखते हैं। एक बॉडी थी, उसके ऊपर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया था और वो कितना डिस्प्लेस कर गई थी, 5 मीटर। अब बेटा आपने क्या करना है, देखो ये जो डायरेक्शन है, ये जो इस डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। मैं इस 5 न्यूटन को, अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। इस 5 न्यूटन को मैं रिजोल्व कर लेता हूँ दो कंपोनेंट में, क्योंकि ये 30 इसके साथ है तो ये कोस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, साइन कंपोनेंट। तो 5 cos 30 इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रही है और यही कंपोनेंट आपका क्या है, अलोंग दी एस है। तो वर्क डन क्या होगा, इन्हीं दो कंपोनेंट की मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई बात आपको। तो आप वैसे भी एफ डॉट एस कर दें या फिर आप बोलें कि एफ कोस थीटा और 5 विल बी माई आंसर। मैंने ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश की है कि किसी एक वेक्टर का वो कंपोनेंट लो जो कि दूसरे वाले वेक्टर के अलोंग हो और उन दोनों की जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको ए डॉट बी मिल जाएगा। तो मैंने 5 न्यूटन को तोड़ा और वो कंपोनेंट लेने की कोशिश की जो कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर के अलोंग हो और उन दोनों की जस्ट क्या कर दी बेटा, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब काफ़ी बच्चों का इसमें एक डाउट रहता है, इसलिए मैं ये बात भी बता देता हूँ। मान लो एफ कोस 30 ये आ गया, एफ साइन 30 ये आ गया और इसका खुद का कुछ वेट भी होगा, वो भी मैंने शो कर दिया। तो मैं अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एफ साइन 30 ने क्या वर्क डन किया, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और आपका फोर्स ऐसे लग रहा है। हमारी बेसिक नॉलेज ये कहती है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो बेटा नोट करो कि एफ साइन 30 और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90। क्लियर है बात आपको। तो आपका 90 एंगल है, एफ को साइन 30 और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90। तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 30 कोस थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 90 और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वर्क डन बाय एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। बेटा देखो आप समझ में भी सकते हो कि भाई बॉडी नेट इस तरफ मूव कर रही है तो भाई यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी ऐसे ऊपर जा नहीं रही तो इस फोर्स का वर्क डन कितना है इस डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इस फोर्स का जो आपका कह रहा हूँ मैं कंट्रीब्यूशन कितना है इस वर्क डन में, इस मोशन में 0 है, ठीक है। तो वर्क बाय द एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और आपको पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और वर्क डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। सिमिलरली वर्क बाय द एम जी इज ऑल्सो 0, क्योंकि एम जी और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट के, उनको देखेंगे आप। पहला एग्जाम्पल है वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से पावर, देखिए मैंने किसी के ऊपर इधर वेक्टर साइन नहीं लगाया क्योंकि ये सारे स्केलर आने वाले। पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये हम क्लास 11th में सीखेंगे बेटा, ठीक है। इसी तरीके से क्लास 12th की 2 क्वांटिटीज भी बता दे रहा हूँ। इनको बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अभी के लिए याद रखेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिया गया है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ और उसका एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो उसको बोलूँगा मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बात। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं बेटा, क्योंकि आप लोगों का ये भी थोड़ा सा सुझाव था कि होमवर्क दिया जाए, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन हैं आपसे, इसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आपको घर पे ट्राई करने हैं। फोर्स आपका गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। फाइंड वर्क डन।
आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और सबको क्या कर देना आपको, ऐड। क्वेश्चन 2, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ए डॉट बी भी आपको सोल्व करके दे रखा है। आपसे बस क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आप होशियार हैं कि कोस थीटा क्या होगा बेटा आपका, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात आपको? ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले इस पूरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और उनको आपस में माइनस करो, और जो फिर आए उसका आपको क्या लेना है, रिजल्टेंट लेना है। क्लियर है बात आपको? रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है। हाँ, क्वेश्चन 2 ये अच्छे हैं। ए और बी, ए गिवन है आपको, बी भी आपको गिवन है, और बी की एक वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वहाँ पर अल्फा दिख दिया है मैंने, ठीक है, और बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो अल्फा बताइए। ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं तो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए और वहाँ से अल्फा को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, ए गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, और बताइए वो ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एंगल बनाने के लिए आपको मैंने अभी भी बताया कि आपको डॉट प्रोडक्ट का सहायता लेनी पड़ेगी। कोस थीटा विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब ए एक वेक्टर तो गिवन है, दूसरा वेक्टर गिवन नहीं है, तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर को आपको अज्यूम कर लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। देखिए अगर मैं ए तो आपको कितना गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप, बी कैप आपकी मर्जी है, आप कितना भी मैग्नीट्यूड लें, 4 ले, 10 लें, 15 लें, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये होगी। समझ में आई बात? ये बात मैंने लिख दी है, अज्यूम ए वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस विद योर डिजायरेबल मैग्नीट्यूड एंड देन अप्लाई डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका बी को आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके हाथ में। क्लियर है बात आपको? लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आप ये फॉर्मूला लगाकर उनके बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस वीडियो को आराम से पढ़िए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू।